नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस अर्थात विज्ञान के बारे में बात करेंगे। विज्ञान का ये अभी बहुविकल्पी प्रश्न चल रहा है। 60 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है और आज कोशिश करेंगे कि आज का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो जाए। इसके बाद जैसे ही बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ठीक। तो आप 60 प्रश्न तक देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि जितने भी अब ये पढ़ाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और ये क्वेश्चन के सामने सब आपको लिखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आप बड़ी ही शालीनता के साथ प्रत्येक प्रश्नों को देखिए। और अगर अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, क्योंकि आपका समय धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। ठीक है, आप कहीं न कहीं एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बस इतना है कि एग्जाम का शेड्यूल नहीं पता है, लेकिन संभावनाएं हैं कि जून के सेकंड वीक में ऐसी संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है। और जैसा कि हमने डायट में भी बात किया है तो वहां से भी कुछ ऐसा न्यूज़ निकला हुआ है। तो संभवतः आपके न्यूज़ के सॉरी जून के सेकंड वीक में आपके एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है कि लंबाई का मात्रक मीटर, यानी अगर लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तथा समय का मात्रक क्या है, सेकंड है, तो किस पद्धति से यह संबंधित है। यानी लंबाई का मात्रक अगर मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक अगर सेकंड है तो ये किस पद्धति से संबंधित है। तो पहला पद्धति है एम के एस, यानी इसको आप लिख सकते हैं एम के एस, एम के एस पद्धति। दूसरा है एफ पी एस पद्धति, यानी एफ पी एस सिस्टम। तीसरा है सीजीएस पद्धति, सी जी एस। और चौथा है इनमें से सभी। तो अब इसमें से आपको बताना है कि मीटर किलोग्राम सेकंड किस पद्धति में आएगा। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मीटर एमकेएस की पहले हम बात कर लेते हैं। तो एमकेएस का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर होता है, के का मतलब होता है किलोग्राम होता है और एस का मतलब होता है सेकंड होता है। तो अब आपकी जो क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का 100% आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो सेंस कर रहा था वो किस में जा रहा है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, स्वाभाविक सी बात है ये किस में चलाया, एम के एस पद्धति में चलाया। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। तो ये किस पद्धति में आएगा, एम के एस पद्धति में आएगा। लेकिन हम एफ पी एस की भी बात कर लेते हैं। एफ का मतलब फुट होता है, फुट। पी का मतलब पाउंड होता है और एस का मतलब सेकंड होता है। अगर फुट पाउंड सेकंड दिया रहता तो ये किस में जाता, एफपीएस में जाता। और सीजीएस का मतलब, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर में दे रखे रहेगा, जो मीटर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। और जो किलोग्राम है वो चेंज हो गया किसमें, ग्राम में हो गया, ग्राम। यानी एफ सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड। सेकंड का मात्रक सेकंड ही, यानी समय का मात्रक, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। तो सीजीएस का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का फुल फॉर्म हो गया फुट पाउंड सेकंड और आपका एमकेएस पद्धति का फुल फॉर्म हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। तो जो हमारा 61 नंबर है ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। 2015 के सेकंड फेज में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, 62 नंबर कह रहा है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है किसका, चुंबकीय बल का। नहीं, मैग्नेट फोर्स का ये उदाहरण नहीं है।
मैग्नेट फोर्स से कोई मतलब नहीं है, पेड़ फल का पेड़ से गिरने से चुंबकीय बल से कोई मतलब नहीं है। दूसरा यानी ब है घर्षण बल, नहीं घर्षण बल हॉरिजेंटल में लगता है। हॉरिजेंटल का मतलब जैसे हम चल रहे हैं, या कोई मोटर वाहन चल रही है, सड़क पे चल रही है, रोड पे चल रही है, या कोई भी हमारे मशीन यांत्रिक रूप से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें घर्षण बल का काम होता है। जैसे अगर हम जमीन पर चल रहे हैं, तो हमको एक बैलेंस घर्षण बल चाहिए होता है। बहुत ज्यादा घर्षण बल हो जाएगा तब भी हमको चलने में दिक्कतें होंगी। और अगर बहुत कम घर्षण बल हो गया, जैसे कहीं लुब्रिकेंट गिर गया है, यानी कहीं ऑयल वगैरह रोड पे गिर जाता है, तो क्या होता है, स्लिप कर जाता है, चलने में मुझे दिक्कत होती है, यानी हम सभी को चलने में दिक्कत होती है, या मोटर वाहन को चलने में दिक्कत होती है। ठीक है। और घर्षण कम होना भी दिक्कत है, घर्षण ज्यादा होना भी दिक्कत है। घर्षण जब ज्यादा हो जाएगा, टूट फूट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई यांत्रिक मशीन है, कोई कार्य कर रहा है, या कूटी मारने वाली मशीन ही है, अब वो क्या हो गया, उसमें ऑयल की मात्रा खत्म हो चुकी है, यानी एकदम बिल्कुल सूख गया है। तो क्या करेगा, अब जब वो चलेगा तो उसकी बियरिंग वगैरह और भी जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिसलन उस टाइप की नहीं होंगी, घर्षण बल ज्यादा हो गया है, तो वो टूट फूट करेगा, आपस में चलेंगे तो रगड़ेंगे। ठीक है, तो ये घर्षण बल है। तो फल का पेड़ से गिरना ना ही इससे मतलब है, और ना ही इससे मतलब है। गुरुत्व बल, हाँ बिल्कुल। गुरुत्व बल मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से टूटती है या ऊपर से गिरती है, तो हमेशा कहाँ पे आती है, जमीन पे गिरती है, वही हमारा गुरुत्व बल होता है। क्योंकि गुरुत्व जो फोर्स होता है वो जमीन, ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो जमीन से ही होता है। जमीन अपनी तरफ चीजों को खींचने का प्रयास करती है। कोई भी चीज आप ऊपर से गिराएंगे तो हमेशा वो नीचे ही आएगी, जमीन पे ही आएगी। कितनी भी ऊपर से गिराएंगे, हमेशा वो जमीन पे ही आएगी। तो फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है, गुरुत्व बल का उदाहरण है। पेशी बल, पेशी बल नहीं है, क्यों, क्योंकि पेशी बल के द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं, यानी हमारी पेशियां जो होती हैं, फोर्स उसमें लगता है, हम किसी वस्तु को उठाते हैं, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, तो ये पेशी बल का कार्य होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2019 में पूछा गया। और जितने भी ये प्रश्न है सब देखिए 2019 प्रश्न पूछे गए हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला, बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है, किसके द्वारा, बालू और बालू और लोहे के छीलन को किसके द्वारा अलग करेंगे। तो बालू और लोहे के जो छीलन होते हैं वो किसके द्वारा, हम बिन कर नहीं अलग कर सकते हैं। बालू कैसे बिनेंगे, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, बिल्कुल नहीं। चुंबकीय, बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जाता है। बालू और लोहा का अगर उसमें छीलन है, तो कैसे आप उसको मैग्नेट के द्वारा अलग कर सकते हैं। बालू के इतने छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें मिले रहते हैं, कैसे हम अलग कर पाएंगे, सब दबे रहेंगे। तो इसलिए इसको इस विधि के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। फटक कर, बिल्कुल नहीं। छान कर, हाँ, अगर हम छान लेंगे तो क्या हो जाएगा, छानने पे बालू नीचे चला जाएगा, और हमारा जो लोहे का कण रहेगा वो छिलन रहेगा, वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जाता है किसके द्वारा, छान कर। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला है, पत्ती द्वारा जनन होता है। जो पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है, इस इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनको याद रख लीजिएगा कि पत्ती द्वारा जनन यानी पत्ती पत्ती द्वारा जो प्रजनन होता है, अपनी प्रजातियों को बढ़ाने की क्रिया होती है, वो किसमें होती है, तो वो आपकी याद रखिएगा इसको, केला में होती है। यानी पत्ती द्वारा जो अपनी वो निषेचन की क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं, वो किसमें, केला किससे करते हैं, पत्ती द्वारा करते हैं। तो पत्ती द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है, केला में होता है। अजूबा में नहीं, बबुल में नहीं, आम में नहीं, इन सब में नहीं। ठीक है, तो केला ऐसा पौधा है जिसका जनन या प्रजनन किसके द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। 2019 में प्रश्न ये भी पूछा गया है। चलिए, 65 क्वेश्चन कर रहा है, उभयचर जंतु है, उभयचर जंतु कौन सा है। उभयचर का मतलब वो होता है जो जल में भी रहे और जमीन पे भी रहे, जो दोनों स्थानों पे रह सके। क्या मछली है, नहीं, मछली केवल जल में रहेगी। जैसे ही आप मछली को जल से निकालेंगे, मछली तड़पने लगेगी और मर जाएगी, क्योंकि एक कविता भी है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो इसलिए ये मछली जो होती है, ये जल में ही केवल रहती है, ये उभयचर नहीं हो सकती। चिड़िया, चिड़िया को पानी में नहीं रख सकते आप। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों पे रह ले, जो जल और थल दोनों पर रह ले, वही उभयचर होता है। तो चिड़िया केवल थल पे रह सकती है, जल में नहीं रह सकती है। कुत्ता, कुत्ता भी केवल थल पे रह सकता है, जल में नहीं रह सकता। ठीक है, ये जल में।
तो मेढक ही एक ऐसा जंतु है जो जल और थल दोनों में रह सकता है। तो उभयचर जंतु कौन सा है? ऑप्शन अ सही है। 2019 में प्रश्न पूछा गया, कितना आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सुषुप्त पौधा कौन सा है। कह रहा है सुषुप्त पौधा जो है वो कौन सा है। तो सुषुप्त पौधा जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? सुषुप्त पौधा कहा सॉरी सुषुप्त पौधा कहा जाता है किसको? जड़ को नहीं, बीज को। हाँ, बीज ही हमारा क्या होता है? सुषुप्त पौधा होता है। फूल को नहीं, ये भी नहीं है। पत्ती को नहीं। जो सुषुप्त पौधा होता है उसको किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं। बीज के द्वारा हमारा क्या होता है? धीरे धीरे पौधा क्या होता है? निकलता है। जड़ के द्वारा थोड़ी ना होता है। बीज हमेशा बीज के द्वारा ही हमारा सुषुप्त पौधा, बीज को सुषुप्त पौधा का ही, क्योंकि वहां से ही पौधा हमारा क्या होता है? निकलता है। 2018 में प्रश्न पूछा गया है। 67 नंबर का रहा है 1 फुट बराबर है। 1 फुट किसके बराबर होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 फुट, 1 फुट या 1 फुट बराबर क्या होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच। और 1 इंच बराबर क्या होता है? देखिए, हम यहाँ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो 1 फुट पूछ रहा है ना, ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है सब, कि 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले 1 फुट में कितना हुआ? 12 इंच हुआ। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो अब आप यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए कि 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। तो और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंच में कितना हो जाएगा? 12 इंटू क्या करेंगे? 2.54 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो गुणा कर दीजिए। 12 चौके 48 का 8 हाथ लगा 4, 12 पंचे 60, 60 60 4 64, 64 का 4 हाथ लगा 6, 12 दूना 24, 24 6 30, कितना आया? 30। कई अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे। तो 30.48 क्या हुआ? सेंटीमीटर हुआ। यानी 1 फुट बराबर कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन द सही है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2018 में प्रश्न पूछा है, बस इसीलिए पूछा है कि आपको कितना इसके बारे में पता है। ठीक। तो 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 इंच बराबर कितना? 2.57 सेंटीमीटर। अब 1 इंच का अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 12 इंच का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। चलिए, 68 नंबर देखिए, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन के कितने नियम होते हैं आपको पता हो? न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक। तो कह रहा है जो न्यूटन के गति संबंधी नियम है उसमें ऐसी कौन सा नियम है, तीनों में से ऐसा कौन सा नियम है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए आइए जान लेते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, इसको जान लीजिए किस नाम से जानते हैं। तो जो जो न्यूटन का प्रथम नियम होता है इसे हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। किसे? जड़त्व। जड़त्व का नियम। ठीक। और न्यूटन के द्वितीय नियम को हम जानते हैं संवेग का नियम। क्या? संवेग का नियम। जिसे F बराबर ma होता है। F बराबर ma। यानी संवेग का नियम तो मतलब ये है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि हम उस पे बाहरी बल ना लगाएं। या फिर जब कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी की अवस्था में ही रहेगा, उसी अवस्था में रहेगा जब तक हम बाहरी बल ना लगाएं। ठीक है, ये संवेग का नियम होता है। और जड़त्व का नियम क्या होता है? सॉरी, ये जड़त्व का नियम था। जड़त्व का नियम क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि हम उस पे बाहरी बल ना लगाएं।
तृतीय नियम जो होता है ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यही पूछा था, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन कौन सा है? तृतीय नियम है। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है। जैसे जब आप कुआं से बाल्टी भर के पानी निकालते हैं तो जितना बल आप ऊपर लगाते हैं उतना ही बल नीचे लगता है। जैसे ही आपका बल कम हुआ तुरंत वो प्रतिक्रिया स्टार्ट कर देगी, तुरंत वो जो बाल्टी भरी रहेगी वो कुएं की तरफ जाने जाने लगेगी। ठीक है, तो यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जितना आप उस पर क्रिया करेंगे उतना ही वो हमेशा वो उस पर प्रतिक्रिया बल भी लगेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा सही है? तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए, अगला बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई अर्ग, टाइम, वाट, कैलोरी। तो ये जो वाट का मात्रा, ये वाट है, ये तो शक्ति का मात्रा है। किसका? शक्ति का। और ये अर्ग जो है ये कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। और जो डाइन है, डाइन ही सीजीएस मात्रक किसका है? बल का। बल का ये सीजीएस मात्रक है। सी जी एस, इसे डाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बल है, बल की इकाई क्या है? डाइन है। सीजीएस में डाइन हो भी इसे कहते हैं। ठीक। तो अगला चलिए 70 नंबर देखिए, पत्ती का रूपांतरण है। पत्ती किस रूप में, मतलब पत्ती का जो रूपांतरण है वो क्या है? तो पत्ती का रूपांतरण क्या होगा? पत्र प्रकलिका हो जाएगा, सलकंद, पर्णथैली, पर्णिक मूल। तो जो पत्ती का रूपांतरण वो पत्र प्रकलिका है, यानी इसको पत्र प्रकलिका भी कहते हैं, पत्र के रूप में हो जाएगा वो। जो पत्ती का जो रूपांतरण होगा उसे हम पत्र प्रकलिका भी कहते हैं। 2015 के सेकंड फेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 70 नंबर हो गया। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके आगे आपको सन वाइज भी लिखा गया है कि कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2022 में पूछा गया है, यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण, यौगिक कौन सा है? यानी इसमें बहुत सारे मिश्रण रहेंगे, उसमें एक यौगिक रहेगा। जैसे अगर हम बात कर ले वायु, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है ये? ये मिश्रण है, मिश्रण है ये। धुआं, धुआं भी क्या है? मिश्रण है। देखिए यौगिक मतलब जिसका एक निश्चित अनुपात होता है वो यौगिक होता है। और मिश्रण, मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे आपका चीनी, चीनी है। अब चीनी है तो चीनी का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H22, C12H22O11, O11। यही चीनी का फार्मूला होता है। तो अब इसका एक निश्चित अनुपात है कि कार्बन 12 मात्रा में, हाइड्रोजन 22 यानी कार्बन 22 के सॉरी कार्बन 12 के अनुपात में, हाइड्रोजन 22 के अनुपात में, ऑक्सीजन 11 के अनुपात में ही रहेगा चीनी। इसमें भी अगर एक भी अनुपात कम हुआ तो वो चीनी नहीं रह जाएगा। तो यौगिक वही होता है जिसका एक निश्चित अनुपात हो। धुआं का कोई निश्चित अनुपात है? बिल्कुल नहीं है। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका एक निश्चित अनुपात हो। तो चीनी का एक निश्चित अनुपात है, इसलिए ये यौगिक है। चीनी का विलयन, नहीं, चीनी का विलयन का कोई भी ये यौगिक नहीं है। चीनी का विलयन का मतलब उसमें पानी की मात्रा है और चीनी की मात्रा है। अब हम चीनी को उसमें तब तक डालते रहेंगे, यानी पानी में चीनी की मात्रा तब तक डालते रहेंगे जब तक वो घुलती रहेगी। तो इसका कोई एक निश्चित मानक नहीं हुआ। तो इसलिए चीनी का विलयन भी क्या है? ये मिश्रण है। ये जो आप शरबत पीते हैं, चीनी का विलयन भी क्या है? ये मिश्रण है, वही होता है। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कायिक प्रवर्धन संभव है। अब कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। सबसे पहले आप जान लीजिए कायिक प्रवर्धन होता क्या है। जब कायिक प्रवर्धन आप जानते रहेंगे तब बड़े आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए जो कायिक प्रवर्धन होता है, यह एक पौधे के अलैंगिक प्रजनन का रूप होता है। क्या होता है कि पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है, जिसमें एक नया पौधा, जिसमें जो होता है एक नया पौधा तना, जड़ और पत्तियों से विकसित होता है, पत्तियों से निकलता है। यानी
कायिक प्रवर्धन जो होता है ये एक तरीके का अलैंगिक प्रजनन का कार्य करती है। और वो अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है और पत्ती के द्वारा भी होता है। तो अब आपको श्योर हो गए होंगे आप कि आपका आंसर क्या होने वाला है। तो जो कायिक प्रवर्धन है, इसका जो कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा भी संभव है, तना के द्वारा भी संभव है और किसके द्वारा? पत्ती के द्वारा भी संभव है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 10 सही होगा। ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है यह एक पौधे के अलैंगिक प्रजनन का रूप होता है। जो कायिक प्रवर्धन होता है ये पौधे के अलैंगिक प्रजनन का रूप होता है, जो कि जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है। ठीक, चलिए 73 नंबर देखिए, प्रश्न कर रहा है बल का मात्रक क्या होता है? यानी फोर्स का यूनिट, यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स का मात्रक, फोर्स का यूनिट क्या होता है? बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन होता है। इसका क्या होता है? न्यूटन। ये बल का मात्रक है। ठीक, बल का मात्रक। सेकंड का मात्रक, सेकंड किसका मात्रक है? सेकंड समय का मात्रक है। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक, तो अब आपको सभी ऑप्शन के बारे में पता चल गया है। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन है। बल F बराबर क्या होता है? F बराबर m इंटू ए, जहां m क्या है? द्रव्यमान है और गुणित a क्या है? त्वरण है। ठीक, ये होता है। चलिए 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। क्या कह रहा है? संयुक्त पत्ती छांटिए। तो संयुक्त पत्ती देखिए, ऑप्शन दिया है आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब इनमें से कौन सा संयुक्त पत्ती होगा? तो जब तक आपको संयुक्त पत्ती नहीं पता रहेगा कि संयुक्त पत्ती कैसा होता है, कैसा दिखता है, तब तक आप क्या बता पाइएगा? क्या नहीं बता पाएंगे कि संयुक्त पत्ती कौन सा इनमें से है। तो जो संयुक्त पत्ती होता है वो समझ लीजिए क्या होता है कि इसमें लैमिना के कटाव होते हैं। इसमें लैमिना के कटाव होते हैं और वो कई पत्रकों में तोड़कर मध्य सिरा तक पहुंचते हैं। कई कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये है। ठीक, ऐसे तोड़ के मध्य सिरा तक पहुंचेंगे, इस टाइप से। ठीक है, तो मध्य सिरा तक पहुंचते हैं तो जो पत्ती की स्ट्रक्चर होती है वो संयुक्त नहीं, पूरी कंबाइंड जैसा दिखती रहती है। जैसे हाथ की हथेली होती है उसी तरीके से रहेगा। हाथ की जो हथेली होती है उसी तरीके से रहेगा। आम की पत्ती में ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। नींबू तो एकदम प्लेन रहती है, नींबू की पत्ती एक आध रेसे दिखेंगे। अमरूद की पत्ती, हाँ अमरूद की पत्ती, इसमें कई ऐसे इस तरीके से पत्रकों में, कई पत्रकों में ये बटा हुआ मध्य सिरा तक पहुंचता है। तो ये अमरूद की पत्ती ही क्या है? संयुक्त पत्ती है। ठीक है, कैसी है ये? संयुक्त पत्ती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ध्यान रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि जो पौधों की कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक, काइटिन में क्या होता है? पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। इन काइटिन में क्या होता है कि जो काइटिन है ये प्राकृतिक बहुलक है, जो कवक कोशिका भित्ति, कीड़ों के बहु और पेस्टेंस के खोल में पाया जाता है। जो काइटिन होता है ये किसी कीड़े के खोल में पाया जाता है। यानी कवक के कोशिका भित्ति, कवक के कोशिका भित्ति वह कीड़ों में, कीड़ों के बाह्य कंकालों में, कीड़ों के बाह्य कंकालों में
पाया जाता है। ठीक, ये है। तो कोश पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? सेलुलोज से, काइटिन से नहीं। काइटिन जो होता है ये कवक की कोशिका भित्ति और कीड़ों के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अ सही। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। इसको भी याद कर लीजिए, सजीव और निर्जीव के जो बीच की कड़ी होती है वो वायरस होती है, यानी विषाणु होती है, जीवाणु नहीं, विषाणु होती है। क्या होती है? विषाणु होती है। ठीक, तो सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी विषाणु है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। 77 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। क्या आप कुछ ऐसे पौधे को देखे हैं जिसमें उनका प्रदर्शन यानी एक्टिविटीज आप अपनी आंखों से, स्पष्ट आंखों से देख सकते हैं और ऑन द स्पॉट देख सकते हैं? आम में बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ है। छुई मुई में, इसी में आप देखते होंगे जैसे ही आप छुई मुई पौधे को टच करते होंगे तुरंत ये सिकुड़ जाता होगा और सम टाइम के बाद, कुछ समय के बाद फिर ये अपनी अवस्था में आ जाता होगा। ये छुई मुई ही है जिसमें कि जैसे ही हम इसको टच करते हैं इसकी उत्तेजनशीलता का जो प्रदर्शन होता है वो हमारी स्पष्ट आंखों से दिखाई दे देता है। ठीक है, तो पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? छुई मुई में। नीम में नहीं, आम नीम अदरक ये सब में बिल्कुल नहीं, ये सब में कुछ ऐसी नहीं होती है। अगर होती भी होगी तो वो अंदर अंदर होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक, 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, आप देखिए, कह रहा है विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए, इस पे जो विटामिन शब्द है इस पे कह रहा है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले जान लीजिए, जो विटामिन की खोज की थी वो हापकिंस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हापकिंस के द्वारा, सर्वप्रथम हापकिंस के द्वारा। कब? सन 1912, 1912 में किया गया। लेकिन हुआ क्या कि ये हापकिंस जी ने तो खोज तो कर दिया विटामिन की, लेकिन इन्होंने विटामिन का नाम विटामिन नहीं रख पाए, यानी ये इन्होंने विटामिन का नाम विटामिन नहीं रखा। जब नहीं रख पाए तो बाद में आए कौन? फुंक जी आए। फुंक जी ने इस विटामिन का नाम रख दिया, उन्होंने विटामिन का नाम रख दिया कि ये क्या है? विटामिन है। ठीक है, क्या है ये? विटामिन है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पेचीदा मैटर ये हो जाता है कि सर्वप्रथम खोज तो किसने किया था? हापकिंस ने। लेकिन खोज तो उन्होंने किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं रख पाया। जब किसी चीज का आप नाम नहीं रख पाइएगा तो उसे किस नाम से जानेंगे? उसका कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। और यही बाद में एक लूनिन वैज्ञानिक है, ये देखिए लूनिन वैज्ञानिक, इनको, इनका पूरा नाम निकोलाई इवानोविच लूनिन है। इनका जो पूरा नाम है वो है नाम थोड़ा सा इन लोग का अटपटा होता है, निको लाई इवानोविच, इवानोविच लूनिन, ये इनका पूरा नाम है। ये एक रूसी साम्राज्य के वैज्ञानिक थे। अब जब ये बेसल में पढ़ रहे थे तो वहां एक छात्र के रूप में इन्होंने क्या किया कि चूहों को प्रोटीन, वसा, चीनी, नमक और पानी का आहार दिया। यानी जो वहां पे इन्होंने जो खोज किया, जो सर्च किया, इन्होंने चूहों को प्रोटीन, वसा, चीनी, नमक और पानी का आहार दिया। इन सबको मिलाकर उन्होंने क्या किया? आहार दिया। लेकिन वे चूहे क्या हो गए? मर गए। ये ये कौन किए हैं? लूनिन जी ने किए। तो जब वो चूहे मर गए तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैसियन वसा जो होते हैं, दूध, चीनी और नमक के अलावा दूध में अन्य पदार्थ में भी कुछ और होने चाहिए जो कि पोषण के लिए क्या है? अपरिहार्य हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज है कि जो स्पष्ट रूप से खोज किए वो किसने किया? फुंक जी ने किया। ठीक है, तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कर किया? फुंक ने किया था। सबसे पहले हापकिंस जी द्वारा सन 1912 में किया तो गया, लेकिन उसका नाम उन्होंने विटामिन नहीं रख पाया। ये जो विटामिन है, ये नाम ही
ये आपके द्वारा नहीं रखा गया। ये नाम रखा गया किसके द्वारा? फुंग के द्वारा। ठीक। कहीं कहीं फंक भी लिखा रहता है, फंक भी लिखा रहता है। ठीक है, ये चीजें। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फंक ने। चलिए 79 प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो पालिश किए हुए चावल को खाने से रोग रोग होता है? पेलाग्रा रोग? नहीं। अतिसार? बेरी घेघा? तो देखिए, जो पेलाग्रा रोग होता है, ये विटामिन बी 3 की कमी से होता है। किसकी? विटामिन बी 3 से कमी से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा जो होती है शुष्क हो जाती है। शुष्क त्वचा, शुष्क त्वचा, दस्त भी हो जाता है पेलाग्रा रोग से। और अतिसार में क्या होता है, इसमें पतले पानी के द्वारा जैसे इसमें इसमें पतले पानी पानीदार दस्त बहुत दस्त बहुत अधिक बार हो जाता है। अधिक बार होता। ठीक है, ये अतिसार है। अब रही बात, कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? वो है बेरी बेरी रोग। पालिश किए हुए चावल के खाने से आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। घेघा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे विटामिन डी की कमी, आपको पता है कि नमक वगैरह के से भी पूर्ति होती है, उसके बाद सूर्य की किरणों के द्वारा भी। ठीक है, तो ये घेघा रोग है। सॉरी, जो घेघा रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। माफ करिएगा, जो घेगा रोग होगा ये आपके आयोडीन की कमी से होगा। ठीक। थोड़ा सा इसका उसमें हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में, जंत कोशिकाओं में, पादप तथा जंत कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो किसमें पाई जाती है? वो केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो आपको पता है, जस्ट आपके जो अपोजिट करते हैं। जो आप छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। तो आप क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और वो देते क्या है? देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, लेते वो कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधे पौधे जो है ये ग्रहण करते हैं क्या? CO2। और त्याग क्या करते हैं? O2। और मनुष्य ग्रहण क्या करता है? ग्रहण करता है O2। और त्याग क्या करता है? CO2। अगर जस्ट ये अपोजिट नहीं होता तो हम क्यों कहते हैं कि हाँ हमको ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। यानी जहरीली गैस को वो ग्रहण कर लेता है और अच्छी गैस को आपको दे देता है। ठीक, ये हुआ। चलिए 82 प्रश्न देखिए, कह रहा है मरुस्थली पौधों नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। यानी कि मरुस्थली जो मरुस्थल अर्थात आप कह लीजिए जो रेत जैसे स्थान है। ठीक है, वहां पे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो कांटों के रूप में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगी तो वो जल का वाष्पोत्सर्जन कम से कम करेंगी। क्यों? क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी है। रेगिस्तान वगैरह में क्या है? पानी की कमी है। जब पानी की कमी है तो वही पत्तियां जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? कांटों के रूप में। जब कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगी, जब वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाएंगी तो
वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा। वाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है, और इसीलिए वो करती हैं कि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। जब वाष्पोत्सर्जन कम से कम होगा तो पानी की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। पानी की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। ठीक। पानी की आवश्यकता क्या होगी, कम से कम पड़ेगी। ये होता है, इसीलिए क्या होता है, मरुस्थल जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक। चलिए अगला मेढक है। ये बता दिया गया है, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। तो ये क्या है, उभयचर, जो पानी और यानी जल में और थल में दोनों में रह सकता है। अगला प्रश्न कर रहा है, चेहरे की हड्डियों की संख्या है, यानी चेहरे में हड्डियों की संख्या, के नहीं, चेहरों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसको याद कर लीजिए, चेहरों में हड्डियों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक। अगला है मत्स्य, अर्थात मछली में अनुकूलन है। यानी अनुकूलन का मतलब ये होता है कि उसको, जो भी जीव जंतु है वो जिस वातावरण में रह रहा है वो किस वजह से उस वातावरण में अनुकूलित है, यानी उस वातावरण में जीवित है। तो वही चीज है कि मत्स्य यानी मछली में अनुकूलन है क्या, ये गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, सही बात है कि गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं तभी वो जीवित है। दूसरा, इसके इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। आपने मछली देखा होगा, कुछ इस तरीके की मछलियां होती हैं, ऐसी मछलियां होती है ना। ठीक। कुछ इस तरीके की मछलियां होती हैं। तो ये नाव के आकार का ही तो है। दोनों के किनारों की भागे क्या धारा रेखित होती हैं, क्या होती हैं ये, धारा रेखित होती हैं। किनारे किनारे साइड में चपटी होती हैं और बीच में थोड़ी चौड़ी होती हैं, इसको बोलते हैं धारा रेखित संरचना। तो नाव के आकार की इसलिए होती हैं क्योंकि ये वहां पे तैरने में सहायक होती हैं, और दूसरा गलफड़ों द्वारा क्या करती हैं, सांस लेती हैं। तो मत्स्य यानी मछलियों में अनुकूलन जो है ये गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं, और वह इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, अर्थात धारारेखी होता है। तो ऑप्शन अ एवं ब दोनों सही है। ऑप्शन कौन सही है, स वाला, तथा ब दोनों। चलिए 86 नंबर देखिए, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है। अभी अभी बताया, जो पौधों की पत्तियों द्वारा, जो रेगिस्तान में क्या होती है, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के द्वारा पत्तियां कांटों के रूप में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। तो पत्तियों के द्वारा क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। रसारोहण नहीं, जल संचय, जल का संचय तो अलग चीज है। इनमें से कोई नहीं, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ब होगा, वाष्पो सर्जन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 87 प्रश्न कर रहा है, पत्तियों का रंग हरा होता है, किस कारण के द्वारा उनका रंग हरा होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में कहते हैं पड़हरिन के द्वारा। और ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी के द्वारा होता है। तो पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ऑप्शन कौन सही है, बस सही। सेलुलोज के कारण नहीं, क्लोरोप्लास्ट के कारण बिल्कुल नहीं, ये सभी नहीं। ऑप्शन कौन सही है, ब वाला सही है। चलिए अगला नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, विषाणुओं में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधों में होती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी नहीं होते। पौधे हमारे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये स्वयं पे डिपेंड होते हैं। इनका जो भोजन बनाने का प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण ही है। सूर्य के प्रकाश की रोशनी के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने भोजन को बना लेते हैं। ठीक। ये किसी अन्य जीवों या अन्य पौधों पर निर्भर नहीं होते। 89 प्रश्न करा, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है।
तो जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है वहां से स्टार्च भी बनता है और ऑक्सीजन भी होती है। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मिलती है, स्टार्च भी होता है। तो यानी ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन अ व ब दोनों। सूर्य के प्रकाश से कोई मतलब नहीं, सूर्य का प्रकाश तो मिल ही रहा है। सूर्य के प्रकाश, वही कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। क्या है उसका उत्पाद? क्या, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या मिलता है? तो स्टार्च बनता है और ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो अ और ब दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मानव श्वसन करता है। मानव, मनुष्य किसके द्वारा सांस लेता है? आप देख लीजिए, किसके द्वारा सांस लेते हैं? नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ये सभी द्वारा। तो ये आप तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि जो आप सांस लेते हैं किसके द्वारा करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सांस किसके द्वारा लेते हैं, नाक द्वारा, फेफड़े द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या ये सभी किसके द्वारा लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो अ, आज 90 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया गया है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न खत्म कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरी। ठीक है, इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। तो आप अच्छी तरीके से जो 90 प्रश्न पढ़ाए गए हैं उसको सही तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके जो प्रश्न बनेंगे यहीं से अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन जाएगा और यहीं से आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो पढ़ाया गया है प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बता दिया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। समय आपके पास बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि समय देखते देखते निकल जाता है। आज मई का ये 3 तारीख हो गया है। टोटल आपके पास यही मई का समय है, उसके बाद बहुत ज्यादा तो जून का फर्स्ट वीक तक। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ होता है बीटीसी यानी यूपी डीएलएड के साथ ये होता है, जब तक बोर्ड का फॉर्म न भरा जाए और जब तक कोई डेट ना आ जाए तब तक बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसा जो करते हैं उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है। कहीं एक में बैग, कहीं दो में बैग, ऐसा मत करिए। अब आप सीरियस होकर के कंटिन्यू के साथ पढ़ाई करिए। देखिए बीटीसी यानी कि यूपी डीएलएड, यूपी जो डीएलएड है, इसकी अगर गंभीरता से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, इनके जितने भी सब्जेक्ट है अगर इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो टेट, सीटेट, ये बड़ी आसानी से निकल जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं सब यही सब्जेक्ट से होते हैं। आप पीटीसी सही तरीके से नहीं पढ़ रहे होते हैं तो आप टेट और सीटेट की बुक उठाते हैं, वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चीजें वही पढ़ते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई जा चुकी हैं, जो आप जो पढ़ करके पेपर दे चुके हैं। लेकिन आप करते क्या है कि आपको केवल सीरीज, यानी कि सीरीज का ही केवल चाहिए होता है कि सीरीज हम पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे। तो पास होकर के आप क्या कर लीजिएगा? अगर आप यूपी डीएलएड पास कर ही ले रहे हैं तो क्या कर पाएंगे? जब तक आप टेट सीटेट नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आप सुपर टेट नहीं बैठ पाएंगे, है ना? तो आपको वही चीजें करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा और वही चीज फिर से आपको पढ़नी पड़ेगी। इसलिए अगर आप पहले ही पढ़ लेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके, बाल विकास, शैक्षिक मूल्यांकन, या जितने भी सब्जेक्ट सब हैं, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इन सबको अगर आप अच्छी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक सारे सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो गारंटी के साथ टेट सीटेट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और एक चीज और भी हम आपको बता दें, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आपके पास 6 और 7 की प्राइमरी की बुक, 6 और 7 की हो मैथ की, मैथ और साइंस की, तो इसको आप ले लीजिए और आप पहले मैच करा लीजिए कि आपकी विषय सूची क्या है, यानी आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पे वो अध्याय 6, 7, 8 तीन बुक आप रख लीजिए, 6 की रख लीजिए, 7 की रख लीजिए और 8 की रख लीजिए। अब आप पहले ये देख लीजिए, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है, और सारे चैप्टर आपके 6, 7, 8 लगभग लगभग सारे चैप्टर आप कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कुछ चैप्टर कक्षा 6 मिलेंगे, कुछ कक्षा 7 मिलेंगे और कुछ कक्षा 8 मिलेंगे। तो वहां से जो अध्याय इसमें है उस अध्याय को वहां से खोल लीजिए और वहां से प्रश्नों को करिए, क्योंकि वहां बहुत अच्छी तरीके से समझा कर
दिया गया है और सवालों का काफी समावेश है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को टच कर लेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा सवालों को टच करेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो बच्चा ऐसा करता होगा, 6, 7, 8 की बुक पढ़ता होगा, बड़ी आसानी से उसके अच्छे मार्क्स 20 से लेकर के 23 मार्क्स बड़े आसानी से मैथ में आ जाएंगे, मैथ और साइंस दोनों में आ जाएंगे। जो नहीं करेगा, केवल आपको सीरीज चाहिए तो ठीक है, सीरीज पढ़ के आप पास तो हो जाएंगे, 20, 18, 20 नंबर ला तो लेंगे। लेकिन आपको आगे की क्लास, जिसे आपको टेट सीटेट देना होगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए जो बताया जा रहा है उस चीजों को समझिए। और अगर सही लग रहा है कि हाँ सही गाइड किया जा रहा है, तो आप प्लीज बुक को रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा पेपर देने के बाद क्या ये सही है कि क्वेश्चन वहीं से बन रहा है, कहीं और से बन रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों, आज 90 क्वेश्चन तक हम करा दिए हैं, वह विकल्प खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास आपका जो होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य कर दिया करिए कि कैसा वीडियो लग रहा है, या कोई और भी चीजें इसमें होनी चाहिए, कुछ आपको दिक्कत है, या कोई ऐसा पर्सनली कोई चैप्टर है, मैथ का हो गया या साइंस का हो गया, किसी का भी हो गया, तो अगर कहीं से दिक्कत है तो आप कमेंट अवश्य करिए, उस पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।